Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Melina Amir and today we are going to start most important chapter of MDCate virus acellular life. और basically इस chapter में हम study करने वाले हैं virus of classification of virus on the basis of shape, on the basis of host and on the basis of genome. So ये बहुत important chapter होने वाला है MDCate का और इससे MCQ भी बहुत ज़्यादा आता है. So ये बहुत important chapter है. So before going to the video, please like, share, subscribe my channel. हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो या तो डीएनए कंटेन करता है या तो आरएनए. वायरस जो है ना 1/1000 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है और पोलियोमाइलिटिस, कॉमन कोल्ड, येलो फीवर जो होता है ना वो वायरस की वजह से ही होता है. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में प्रोटेक्टिव शेल कैप्सिड, मतलब वायरस जो होता है ना इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव शेल होता है बेसिकली जिसको हम कैप्सिड कहते हैं. कैप्सिड जो होता है ना वो प्रोटीन सब यूनिट्स से बना होता है और प्रोटीन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर कहते हैं प्रोटीन सब यूनिट्स को. ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि प्रोटेक्टिव शेल होता है तो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. अच्छा, ये सेल एंट्री में भी इन्वॉल्व होता है. अब यहाँ मे बी क्यों लिखा हुआ है? मे बी इसलिए लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव शेल में अगर एनवलप हो तो अगर प्रोटेक्टिव शेल जो है एनवलप्ड हो, मतलब उसके ऊपर एनवलप भी हो तो फिर एनवलप सेल एंट्री के लिए होगा रिस्पॉन्सिबल. और अगर नॉन एनवलप होगा तो प्रोटेक्टिव शेल सेल एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड ये सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये 50% वेट रखते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में. नाउ एनवलप. अब एनवलप की बात करते हैं कि अगर एनवलप्ड हो और नॉन एनवलप्ड हो. सबसे पहले तो एनवलप पे आते हैं. एनवलप जो होगा ना वो लिपिड का बना हुआ होगा. लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन होगी जो सराउंड करेगी सम वायरस पार्टिकल्स को. मतलब कुछ वायरस एनवलप होते हैं, कुछ वायरस नॉन एनवलप होते हैं. जो एनवलप होंगे तो वो सेल एंट्री के लिए एनवलप रिस्पॉन्सिबल होगा और जो नॉन एनवलप होंगे तो प्रोटेक्टिव शेल जिसको हम कैप्सिड कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा. अच्छा, ये एनवलप जो है वो आउटसाइड द कैप्सिड होता है और एक्वायर्ड ड्यूरिंग वायरल मैचुरेशन जो होती है ना एक्वायर्ड जब भी होता है. अब सवाल ये आता है वाई वायरस इज़ नॉट सेल. वायरस को हम सेल नेम क्यों नहीं देते? तो सेल के पास जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अगर सेल मस्ट कंटेन स्ट्रक्चर्स. अगर किसी स्ट्रक्चर के पास ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं ना जो मैं बताने जा रही हूँ फिर उसको हम कहेंगे सेल, बाकी वो सेल नहीं होगा. अब वायरस को हम सेल क्यों नहीं कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में क्या क्या होना चाहिए? सेल में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सेल में सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए और सेल में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. अच्छा, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है बट इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता. ये 3 मस्ट है, मतलब एक भी चीज़ ना होना इसमें से तो वो सेल नहीं कहलाएगा. अब वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता. हाँ, उसके पास प्रोटेक्टिव शेल होता है कैप्सिड के तौर पे बट सेल मेम्ब्रेन नहीं होता. तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का होना कोई फ़ायदा नहीं है. सेल होने के लिए ये 2 स्ट्रक्चर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर इनमें से एक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा किसी स्ट्रक्चर में सो वो सेल कहलाने के लायक नहीं होगा, वो कोई और से स्ट्रक्चर होगा. दैट्स व्हाई हम वायरस को सेल नहीं कहते हैं. नाउ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ शेप. टाइप अच्छा, आइडेंटिफाइड बाय प्रोटीन सब यूनिट्स. ये जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप होता है ना वो आइडेंटिफाइड किस तरह होता है? प्रोटीन सब यूनिट से. सबसे पहले हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप आया तो हेलिकल वायरस होता है. हेलिकल वायरस को हम तंबाकू मोज़ेक वायरस भी कहते हैं और पॉलीहेड्रल वायरस होता है जिसको हम एडिनो वायरस भी कहते हैं. स्पेरिकल वायरस को हम कोरोना वायरस और HIV की टाइप है और कॉम्प्लेक्स वायरस में इसकी एग्जाम्पल आ गई बैक्टीरियोफेज. अच्छा, यहाँ जो वायरस है ना कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो फैमिली है ना वो 33 वायरस की होती है जिसमें से 26 वायरस जो है वो डिजीज़ करते हैं एनिमल को और 6 जो होते हैं वो ह्यूमन को करते हैं. और जिनमें से 1 जो होता है म्यूटेटेड होता है और वो कौन सा होता है? SARS CoV-2. ये जो भी कोविड आया था हमारे पास, कोरोना वायरस जो आया था जो ह्यूमन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और जो म्यूटेटेड था तो वो था SARS CoV-2, कोविड-19 में जो आया था अभी हमारे पास इंसान वो वायरस. अब हम आते हैं प्रोफेज. एनिमल वायरस को कहते हैं फाइटोफेज प्लांट वायरस को. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि TMV वायरस वो फर्स्ट वायरस है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिस्कवर हुआ था. सो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, TMV वायरस जो है वो फर्स्ट वायरस है डेट डिस्कवर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है और वायरस का जो ओरिजिनल नेम होता है ना वो है पॉइजन. ये बहुत ज़्यादा MCQ में पूछा गया है कि वायरस नेम की मीनिंग क्या होती है, वो है पॉइजन. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट पे आए तो एनिमल वायरस ऑफ एनिमल होगा तो वो उसको हम कहेंगे प्रोफेज या तो हम कह सकते हैं जूफेज भी कहते हैं. अच्छा, इसके एग्जांपल में आता है रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, मम्प्स वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, रैबिडो वायरस, रेनो वायरस.
नाउ आता है प्लांट वायरस। प्लांट में अगर कोई वायरस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइटोफेज, वो होगा बेसिकली हमारा फाइटोफेज। और डिजीज इसकी होती है टीएमबी और कैरेट थिन लीफ वायरस, CAMV और बनाना स्ट्रीक वायरस। बैक्टीरियल वायरस कौन से होंगे, वायरस ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे इसको हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। और डिजीज़ कौन सी होती है, बैक्टीरियोफेज आती है, इसमें एक T1, T2, T3 और T4 और एक लिम्फोफेज वायरस भी होता है इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिन्होंने क्लासीफाई किया था ना, तो वो थे डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने वायरस को 7 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से ग्रुप थे। फर्स्ट ग्रुप जो था वो था डबल स्ट्रैंड DNA वायरस। अच्छा, इस तरह पहले ना याद कर लो, ये फर्स्ट टाइप थी डबल DNA, सिंगल DNA, डबल RNA। लेकिन यहाँ जो फोर्थ टाइप थी ना वो थी सिंगल पॉजिटिव RNA, फिर द सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव RNA, फिर द पॉजिटिव सिंगल RNA विद DNA इंटरमीडिएट। मतलब कि जो 6 वाला था ना वो किससे रिसेंबल कर रहा है, फोर्थ वाले से, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल पॉजिटिव RNA। लेकिन यहाँ जो था ना वो DNA इंटरमीडिएट भी था, ठीक है। अब और जो 7 वाली टाइप थी उसमें क्या है, डबल DNA, बट इसमें जो इंटरमीडिएट था वो सिंगल RNA इंटरमीडिएट था। तो ये 7 वाली जो रिसेंबल कर रही है वो किससे कर रही है, फर्स्ट वाले से, डबल DNA। यहाँ भी तो डबल DNA लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी डबल DNA, बट फ़र्क कौन सा आ रहा है कि इसमें सिंगल RNA इंटरमीडिएट है और इस वाले में कौन सा इंटरमीडिएट है, पॉजिटिव सिंगल RNA तो है फोर्थ वाले से जो रिसेंबल कर रहा है, बट इसमें इंटरमीडिएट जो है वो डबल DNA इंटरमीडिएट में आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं हम इसकी एग्जांपल में। जो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है इसकी एग्जांपल में आएगा एडिनो वायरस, हर्प्स वायरस और पॉक्सी वायरस। जो 2 टाइप है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA उसमें एग्जांपल में आएगा पार्वो वायरस। जो थर्ड टाइप है डबल स्ट्रैंडेड RNA उसमें आएगा रियो। फोर्थ टाइप में हेपेटाइटिस C, डेंगी, पिकॉर्ना वायरस, तोगा वायरस और कोरोना वायरस। जो फिफ्थ वाली में जो एग्जांपल्स आएंगे वो है ऑर्थोमिक्सो वायरस, रेप्डो वायरस और पैरामिक्सो वायरस। और जो 6 वाली हमारी टाइप थी उसकी जो एग्जांपल है वो है रेट्रो वायरस, जिसमें HIV आता है। नेक्स्ट जो हमारी 7 टाइप थी उसमें जो एग्जांपल है वो है हिपैटिना वायरस और हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है। अब इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक रखी थी, ये देखो, इस पर याद करना है। डबल DNA, सिंगल DNA, डबल RNA, सिंगल पॉजिटिव RNA, सिंगल नेगेटिव, मतलब RNA में ना सिंगल RNA में पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप है। याद कर लो दोबारा, डबल DNA, सिंगल DNA, डबल RNA, सिंगल पॉजिटिव RNA, सिंगल नेगेटिव RNA। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास जो 6 टाइप आ रही है ना वो है सिंगल पॉजिटिव RNA प्लस DNA इंटरमीडिएट। और जो 7th वाली टाइप आ रही है वो है यहाँ से रिसेंबल हो रही है ना, ये 1 से रिसेंबल हो रही है और ये 4 से रिसेंबल हो रही है। तो ये देखो डबल DNA प्लस सिंगल RNA इंटरमीडिएट। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हो। नाउ बैक्टीरियोफेज। देयर आर 5 सेट्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन बैक्टीरियोफेज। हेड होता है, कॉलर होता है, टेल शीट होता है, बेस प्लेट और टेल फाइबर। अच्छा, इनकी जो है ना 2 साइकिल्स होती हैं। एक होती है लाइटिक साइकिल जिसमें हम लाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, और लाइसोजेनिक साइकिल जो पोटेंशियल होता है किसका, लाइसिस करने का, ब्रेक करने का उनके पास पोटेंशियल होता है, बट वो ब्रेक नहीं करते। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइटिक साइकिल ज़्यादा डेंजरस होती होगी क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। लाइसोजेनिक साइकिल ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ब्रेक करने का, क्योंकि उसके पास चॉइस होती है कि वो ब्रेक कर सकता है। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती है। अब बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पे आए तो देख, सबसे पहले अटैचमेंट होती है, फिर पेनिट्रेशन होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ क्या हुई है, अटैचमेंट हुई है, फिर पेनिट्रेशन हुई है, इसने अपना फेज DNA इंजेक्ट किया। देन बायोसिंथेसिस हुई है, मतलब उसने अंदर वाले होस्ट DNA को कहा है कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाओ। देन उसने क्या किया, मैचुरेशन हुई है, जो स्ट्रक्चर्स हुए हैं उनको असेंबल करके उसने अपना एक पूरा प्रोजेनी बनाई है। नाउ लाइसिस हुई है, लाइसिस के बाद, लाइसिस का मतलब क्या है, जो उसने बनाया है ना वो आउटसाइड निकल के और डबल ट्रिपल क्वांटिटी में हो गई। ये तो बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल होती है। नाउ ये लाइसोजेनिक साइकिल, इसको वैसे लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या मैं बता रही थी। अब देखो यहाँ जो आया है ना, यहाँ से देखना आप स्टार्ट। फर्स्ट ये रहा, इंटर हुआ, इंटर होने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर ये इसने इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर बाहर निकल के डिस्ट्रॉय होकर ये लोग निकल गए। तो लाइटिक साइकिल में सिंपल ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ब्रेक डाउन नहीं हुआ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी है। देखो 1 पहले यहाँ से यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग होगा।
क्या क्या अलग अलग हो गए, फेज डीएनए डबल स्टैंडर्ड था और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, तो ये अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हुए लेकिन आगे जाके इसने अपना थोड़ा सा पार्ट प्रोफेज में लगा दिया। ये जो पार्ट दिख रहा है ये प्रोफेज में इसने लगा दिया। प्रोफेज में लगाने के बाद इसने एक ऐसे ही रहने दिया और वो आगे जाके वैसी साइकिल कंटिन्यू हुई, और एक जो है ना इसी की डिवीजन होती जा रही है, मतलब एक ही डिवीजन होती जाती एक उसको और डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब इसका एक तो अपने प्रोडक्ट बनाते जा रहा है, वो तो लाइटिक साइकिल में देखो वो प्रोडक्ट बना रहा है और साथ ही साथ निकल गया वो, मतलब और डिस्ट्रॉय नहीं किया, जितना डिस्ट्रॉय करना था वो किया और फिर चला गया। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वो मुसलसल उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसको एक कॉपी उसको दिया हुआ है कि वो साइकिल चलाते रहे, इत्मीनान रखे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पीछे ही बैक हैंड पे वो क्या कर रहा है, कॉपीज़ बना के मैंने डिवीजन किया जा रहा है और जब भी उसका दिल करेगा तो वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। द कन्वर्जन ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, मतलब वो कन्वर्जन जो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में हो जाए उसको हम कहते हैं इंडक्शन, जिसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं म्यूटेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HIV स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ HIV। सो HIV पार्टिकल जो है वो 100 to 150 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, और ये आउटर एनवेलप जो लिपिड का होता है ना HIV का, वो होता है 72 ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होता है। अच्छा, एनवेलप प्रोटीन हमें पता चल गया स्पाइक कितने होते हैं, उसमें 72 ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होता है, बट आउटर ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। आउटर ग्लाइकोप्रोटीन जो बना हुआ होता है वो GP120 से बना होता है और ट्रांस मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है वो है GP41 से। इतना हमने पढ़ लिया। अब इस तरह से समझ लो, ये हमारा HIV है, उसमें जो स्पाइक है ना वो है 72 ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक हैं, बट जो आउटर वाला है ना वो बना हुआ है, वो कौन सी टाइप से बना हुआ है, वो है GP120 से बना हुआ है, और जो इनर साइड वाला है ना वो GP41 से बना हुआ है। इस तरह याद कर लो। द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट फॉर CD4 इज़ प्रेजेंट ऑन GP120। GP120 पे CD4 की बाइंडिंग साइट होती है और इसके साथ साथ ये लूप भी देता है, V3 लूप। अच्छा, HIV शेप वाइज क्या है, स्फेरिकल। होस्ट वाइज क्या है, प्रोफेज मतलब एनिमल को ये डिजीज़ करता है, और जीनोम वाइज क्या है, रेट्रोवायरस। ग्रुप 6 है, और ग्रुप 6 में हमने क्या पढ़ा है, सिंगल RNA होता है विद DNA इंटरमीडिएट। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सिंगल RNA होता है, ठीक है। अच्छा, कॉनिकल कैप्सिड होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके पास। अभी हम HIV लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, GP120 बाइंड करता है T सेल रिसेप्टर के साथ और अटैक करता है T सेल को। और स्पेशली बताऊँ, HIV साइकिल जो होती है, HIV किसको स्पेशली टारगेट करता है, HIV टारगेट करता है हेल्पर T सेल को। अब हेल्पर T सेल को क्यों अटैक करता है, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे लाइक कि B सेल जो एंटीबॉडी बनाता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। वाई T सेल में भी ये सिर्फ हेल्पर T सेल को ही टारगेट क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले हेल्पर T सेल के पास जो बाइंडिंग साइट CD4 होता है, बेसिकली हेल्पर T सेल के पास CD4 होता है। तो इस तरह जो हमारा HIV होता है ना, उसकी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और हेल्पर T सेल के जो स्ट्रक्चर होता है वो रिसेंबल हो जाता है। डेट्स वाई HIV को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मुझे इसी को टारगेट करना है। मतलब इनमें एक ऐसी केमिकली रिसेम्बलेंस आती है कि हेल्पर T सेल को वो टारगेट कर देते हैं। बाकी B सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल, ये जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनको क्यों टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनसे उसकी केमिकल रिसेम्बलेंस नहीं होती। नाउ HIV लाइफ साइकिल स्टेप्स। सबसे पहले बाइंडिंग होता है, HIV वायरस क्या करता है, बाइंड करता है होस्ट सेल से। फिर फ्यूजन होता है, HIV वायरस क्या करता है, फ्यूज़ करता है सेल मेम्ब्रेन में ऑफ होस्ट सेल। जो होस्ट सेल होता है ना उसमें फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद वो HIV कंटेंट्स को उसके अंदर इंटर करना शुरू कर देता है सेल के अंदर HIV। अब कौन से अंदर करता है वो स्ट्रक्चर्स, RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और अदर प्रोटीन्स। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इनसाइड सेल होता है जिसमें HIV RNA से क्या बनाता है, DNA, और ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम आता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर DNA से RNA बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्टेज होगा, RNA से DNA HIV की स्पेशलिटी के वही काम करता है, तो डेट्स बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास एंजाइम होता है। इंटीग्रेशन क्या है, अब उसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किया, उसके RNA से DNA बनाया। अब ये इंटीग्रेस एंजाइम को क्या करेगा, अलाउ करेगा HIV DNA कि इंटीग्रेट हो जाए होस्ट DNA में। मतलब पहले उसने अपने सेल मेम्ब्रेन कंटेंट्स को इंटर किया सेल में, पहले बाइंडिंग की। देखो ये सेल है और ये HIV है, समझ लो।
HIV ने पहले बाइंडिंग की, बाइंडिंग करने के बाद फ्यूजन होना शुरू हुआ। उसने प्रोटीन डाले, अपने प्रोटीन के अलावा उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी डाला और इंटीग्रेज भी डाला, मतलब अपने सारे कंटेंट्स जो है ना होस्ट सेल में इंटर कर दिए। जब होस्ट सेल में इंटर कर दिए तो उसने DNA से RNA बनाया पहले, ताकि वो RNA से DNA बनाया ताकि ईजिली वो अपने ही प्रोडक्ट्स बना सके। और जैसे ही बना लिए तो इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन में उसने होस्ट DNA में अपने HIV DNA को भी क्या इंटीग्रेट कर दिया। जो उसने RNA से DNA बनाया था, अब वो DNA भी उसने इंटीग्रेट कर दिया ताकि होस्ट सेल को लगे कि उसके पास कोई वायरस नहीं आया, उसके पास उसी का कोई, मतलब उसने ऐसा अफेक्ट किया कि उसे लगा कि उसे बैक्टीरिया सेल को लगे कि कुछ हुआ नहीं है, उसका ही कोई मतलब उसी के बॉडी का कोई पार्ट आया है। ठीक है, मतलब सेल में भी एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ वायरस है कहाँ नहीं। लेकिन HIV साइकिल जो है, HIV जो होता है ना, वो मौका ही नहीं देता कि वो डिटेक्ट कर पाए होस्ट सेल कि यहाँ कोई वायरस एंटर हुआ है, क्योंकि वो RNA से ही उसका DNA बना देता है, तो रिसेम्बलेंस हो जाती है। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है? रेप्लिकेशन। HIV वायरस जो है ना नाउ प्रोड्यूस लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन्स। लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन्स बनाते हैं जो यूज होते हैं मोर HIV बनाने के लिए। मतलब जब RNA से DNA बन गया ना और इंटीग्रेशन भी हो गया, इंटीग्रेट भी कर दिया, फिर वो होस्ट DNA को बोलेगा, होस्ट सेल को बोलेगा कि मेरे लिए ग्लाइकोप्रोटीन बनाओ, मेरे लिए कैप्सिड बनाओ, मेरे लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बनाओ, मेरे लिए इंटीग्रेट, मतलब वो अपने ऑर्डर्स बोलना शुरू कर देगा कि मेरे लिए ये भी बनाओ, मेरे लिए ये बनाओ, क्योंकि उसका तो DNA इंजेक्ट हो चुका है। अब होस्ट सेल को वही करना पड़ेगा जो उसने ऑर्डर्स दिए हैं, तो वो सारे अपने पहले ऑर्गेनल्स बनवा लेता है HIV। फिर असेंबली वाला प्रोसेस होता है, जब सारे ही उसके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो HIV प्रोटीन एंड RNA मूव हो जाता है सरफेस ऑफ सेल में और असेंबल हो जाते हैं इमेच्योर HIV में। मतलब सारे है ना स्ट्रक्चर ज्वाइन हो के HIV की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होता है। फिर इमेच्योर के बाद बडिंग ऑफ होती है। अब बड ऑफ का मतलब क्या है? इमेच्योर HIV जो है ना वो पस्ट आउट हो जाता है और प्रोटीएस की वजह से, प्रोटीएस एक्टिवेट करता है इमेच्योर को मैच्योर इन्फेक्शन HIV में। और इसी तरह HIV जो है उस होस्ट सेल को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है और अपने सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हुए, एक आया तो डबल ट्रिपल होके ही जाएगा वो वापस, मतलब एक HIV नहीं जाएगा, फिर वो बॉडी में फैलते फैलते हेल्पर T सेल को इन्फेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा इम्यून सेल को। इस तरह प्रोसेस होता है पूरा HIV स्ट्रक्चर का। अच्छा, HIV जो है फाइनल स्टेज ऑफ एड्स होती है ना, वो है फुल ब्लॉन एड्स। ये MCQ भी एक। नाउ सिम्टम ऑफ एड्स की तरफ आए तो सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV क्या है? कंसिडर्ड एज स्मार्टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, टारगेट करता है ये TH लिम्फोसाइट को, हेल्पर लिम्फोसाइट जो होता है उसको करता है। शट डाउन इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस अकर होता है। अब कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? ओरल थ्रश हो सकता है जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, न्यूमोनिया हो सकता है, कैपोसिस सार्कोमा हो सकता है, स्किन कैंसर अकॉर्डिंग टू सिनबोर्ड। अब यहाँ मैंने ये क्यों बात मेंशन की है, कैपोसिस सार्कोमा जो है ना हमारे सिनबोर्ड में लिखा गया है कि ये स्किन कैंसर है, बट एक्चुअल में ये स्किन कैंसर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एडवांस सिम्टम्स क्या है इसके? कैंडिडियल एल्बिकेंस जो फंगस होता है और कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो जाता है इसका। बेसिक सिम्टम्स क्या है इसके? बेसिक सिम्टम्स में आए तो चिल्स हो जाते हैं, फीवर हो जाता है और स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक पे होते हैं लिम्फ ग्लैंड्स, आर्मपिट में होता है, ग्रोइन में होता है, मतलब परसिस्ट फॉर मंथ्स, ये मंथ्स के लिए परसिस्ट हो जाता है। जो लिम्फ नोड्स बन जाता है ना, लिम्फ ग्लैंड्स बन जाते हैं स्वेलन नेक पे, तो वो मंथ्स के लिए हो जाता है। लेकिन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हो ना पॉइंट्स, वो है ओरल थ्रश, जिसमें हम कह सकते हैं कैंडिडियासिस, न्यूमोनिया और कैपोसिस सार्कोमा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि ये अगर होगा तो एड्स हो रहा है आपको। और अच्छा, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है ना वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज का अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और ये भी आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया हो कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, सिर्फ आपको इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको यही स्टडी करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ भी कवर करेंगे। एंड स्टे कनेक्ट विथ मी और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।